नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस हेरा पे। मेरे चैनल के माध्यम से आप किसी भी टेट, सीटेट, केवीएस, एनबीएस या किसी भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के साथ बेस्ट वीडियो अवेलेबल कराई जाती है। सारी वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड होती है। यह है पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी। तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस सेट में क्वेश्चन के साथ आपको आंसर डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसे मेरे से पहले सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद मार्क्स कमेंट करके बताना कि आपने कितने मार्क्स इसमें स्कोर किए। तो सबसे पहला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। याद रखेंगे, कभी कभी 6 गुना देता है, कभी कभी 4 गुना देता है, तो आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 4 गुना ज्यादा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्या है, चील, गरुड़ और गिद्ध। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ये बॉक्स में दे रखा है आंसर, तो आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो आप इसे देखते हुए इसके मेन पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या निम्न जीव समूह में से मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाने में सक्षम समूह जीव क्या है, चील है, गरुड़ है और गिद्ध है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचान कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बीबीआई क्वेश्चन है और 3 साल से रिपीटेड किया जा रहा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देखने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे मेरे साथ। क्या है, एक फसल को काटने के पश्चात क्या कर रहा है क्वेश्चन में देखेंगे, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों खाली छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे समझेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से, क्योंकि जब किसी भी खेत में एक फसल की कटाई होती है तो उसकी नमी थोड़ी कम हो जाती है, इस कारण उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वर्षा वगैरह होता है फिर उसकी नमी पुनः वापस आती है, फिर उसमें खेती की जाती है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, तो यहाँ पे देखते हैं उसके आगे पढ़ते, छोड़ दिया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है। देखिए जमीन को छोड़ दिया गया, क्यों, फसल नहीं उगाने के लिए, लेकिन जो भी चीज वेस्टेज पदार्थ उसमें उगते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। क्या है, राख क्या हो गया, तो खाद का काम करता है, जो उसमें उगे हुए पेड़ पौधों को जलाया जाता है, उससे बने राख को उसी में छोड़ दिया जाता है और हल्का सा भूमि को खोदा जाता है, जो कि राख फर्स्ट लेयर जो जमीन का होता है उसमें मिल जाए और जमीन को उर्वरक बना दे। तो ये खेती क्या कहलाती है, सिंचाई खेती, सहकारी खेती, सीढ़ीनुमा खेती या झूम खेती। इसका आंसर देखेंगे फिर मैं बताऊंगी। सहकारी खेती आपको गवर्नमेंट से जमीन मिलती है उसमें होती है। सिंचाई खेती जो आप लोग सिंचाई करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी इलाकों में होती है, जहाँ पे सीढ़ी में सीढ़ीनुमा बना रहता है और उस पे क्या होता है, उसे जोड़ करके पेड़ लगा करके उसको रोकते हैं, पानी का ढलान बना रहता है, तो वहां पे ये सीढ़ीनुमा खेती होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, झूम की खेती। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है इसका आंसर। झूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। कहाँ पे प्रचलित है, देखिए डायरेक्शन भी दे रहा है, पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसे कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि को 2 नाम से जानते हैं, पहला झूम खेती और दूसरा स्थानांतरित कृषि। वास्तव में इस प्रकार की कृषि के जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति को समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और ऐसी कृषि ही झूम की कृषि कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार वो लोग फसल उगा लेते हैं तो फिर वहां पे पुनः फसल नहीं उगाते और उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। जो भी खरपतवार उसमें उगते हैं उसे जला करके मिट्टी को खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं और उसके बाद फिर उसको उपजाऊ जमीन बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो उस सांप की ध्वनि उससे अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी प्रकार ये छोटे से बच्चे के लिए भी ले सकते हैं और सांप के लिए भी ले सकते हैं। जानवर एक मुख प्राणी है, उसकी भाषा समझ में आती है तो वो बीन को देखकर इधर उधर सर घुमाता है। तो यहाँ पे देखते क्या हो रहा है, ठीक है। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रतिध्वनियों के प्रति
अनुक्रिया करके। यहाँ पे समझेंगे सांप कैसे सूंघता है। तो ये चीज हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। एनसीईआरटी कुछ बची हुई पॉइंट है, मैंने अपनी सारी पीडीएफ आप लोग से शेयर कर दी है टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप वहां से जुड़ सकते हैं, आप वहां पे जुड़ जाना। तो यहाँ पे देखते उस बाद यंत्र को सूंघकर, नहीं बिल्कुल नहीं, सूंघकर सांप नहीं पहचानता है। उस बाद यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ये भी गलत है। सांप कैसे सुनता है, तो कंपनों के द्वारा सुनता है, उस बाद यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इसके बारे में। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से सांप अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है, जिससे समांतर लोग सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार से होते हैं। आप यहाँ पे सत्य है तो आप एक पॉइंट पे अडिग नहीं हो सकते, आप टीचर है, आपको हर एक पहलू को देखना पड़ेगा। इससे भी बड़े भारतीय परिवार होते हैं, तो इसको आप कट कर सकते हैं, यहाँ पे इसे नहीं लेंगे। सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है इस क्वेश्चन को, इसको भी यहाँ पे कट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा। सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार का आकार है। नहीं, ये सत्य नहीं है। मेरे पास सटीक आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आया है। कैसे सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। यह दोस्तों एकल होते हैं, एकल परिवार होते हैं, और जो समृद्ध होते हैं, जो साथ रहने वाले संयुक्त परिवार होते हैं, इस तरीके से होते हैं। तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सिर्फ माँ, पिता और उनके 2 बच्चों को दर्शाया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते क्या है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और बच्चे के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यता है, अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चे को शामिल होना गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो क्षारीय नहीं होगा, उभयधर भी नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, क्या होगा, अम्लीय होता है। जी हाँ, वो एसिडिक होती है जो खाना को पचाने में सहायता करती है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन के पाचन में सहायक है। वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वह अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अधिकता होने से बीमारी की अम्लता या एसिडिक को कहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग कुछ खाते पीते और खट्टा ढकार आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये अम्लीय ढकार आएगा, आप ऐसा फील करेंगे, वहां पे देखेंगे तो कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप उसे फील करना। एसिडिक टाइप से ढकार आता है तो हम लोग कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं जो कि एंजाइम टाइप से होते हैं जो भोजन को पचने में मदद करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसे समझना है, फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधे और पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला इत्यादि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहला क्या है ऑप्शन, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। मतलब एक दिखाया कि एक मेडिसिन के लिए यूजफुल है और एक यूजफुल नहीं है। दूसरा क्या है, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा उसने बताया इंपॉर्टेंट क्या है, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। इस कथन से कौन सा कथन अधिगम के आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंब करता है। आपने क्वेश्चन यहाँ देख लिया, हो सकता है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं आंसर अलग बताने जा रही हूँ, बहुत बड़े क्वेश्चन थे इसलिए। अब यहाँ से ऑप्शन देखते हैं क्या है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और अस्थिकृत है तथा इसमें एक ही सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी है, यहाँ शो भी हो रहा है। अलग थोड़ा देखते हैं क्या करें। यह क्रियाकलाप पत्तियों की सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, पत्तों को यूजफुल के हिसाब से या आकार के हिसाब से उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जिन्होंने बच्चे ने ए वर्ग ने किया है जो मेडिसिन के लिए यूजफुल है और जो मेडिसिन के लिए यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसके अनुभवों के निर्भर करते हुए बच्चों वर्गीकरण के बहुत तरीके उपयोग कर सकते हैं। हमें आंसर मिल जाए तो वही रुक जाना चाहिए। ऑप्शन को देखते हैं, आंसर को क्या डिफाइन किया गया है।
बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला इत्यादि के दवाओं गुण वाली पत्तियों को और दवाओं गुण से रहित पत्तियों में बांटा गया। यह वर्गीकरण काम का विशिष्ट एवं अस्वीकृत है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम बच्चों को ये तो पता है ना कि हाँ इसका मेडिसिन में यूज होता है या नहीं होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसे ध्यान में रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, ध्यान हो, ये तो सही है, ऑब्वियसली होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या लड़कों लड़कियों के समान रूप से रुचि कर ले, ये भी होना चाहिए। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये नहीं, ये इस ऑप्शन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि हम हमेशा अधिगम में कॉस्टली चीजों का यूज नहीं करेंगे। छोटे बच्चे और किस तरीके से वो यूज करें ये उन पर डिपेंड करता है। हो सकता है इस तरीके से नुकसान भी लग जाए, तो हमें बाद में ये नहीं सोचना है कि हाँ तुमने ये नुकसान कर दिया, ऐसा कुछ हमें बच्चों को कंप्लेन बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए हम सी को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये कह रहा है कि आप इसमें मूल्यवान सामग्री को लेंगे। ऑप्शन ये डी देखते, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लेंगे। ए भी सही है, ए सी के कारण ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब हमें कंपेयर करना है क्योंकि हमने सी को पहले ही काट रखा है। ए और बी में तो हमारा डी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके अकॉर्डिंग ए, बी और डी इसका राइट आंसर है। अब चलते इसके डिफिनीशन पे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से रुचि लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे रुचि ले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित सभी कथनों पर्यावरण अध्ययन में से सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न है। शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक कथन को छोड़कर। वो कथन कौन सा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव आंसर निकालना है। एक कथन को छोड़कर सारे कथन क्या करते हैं? समर्थन करते हैं विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने में। प्रौढ़ के समर्थन से बच्चे अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान का निर्माण करने में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे से बात और बहस करके अधिक सीखते हैं। और नेक्स्ट क्या है? समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीनों चीज तो डूइंग विथ लर्निंग पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ जो कह रहा है अंक उपलब्धि में, ये हमारा सही आंसर है। अगर मतलब ये निगेटिव है, निगेटिव है तो हमारा क्या हो गया? ये सही आंसर हो गया। कैसे सही हो गया? क्योंकि हमें तीन सेंटेंस को छोड़ करके, जो पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं उसको छोड़ करके जो नहीं करता है उसे हमें चुनना था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। सामूहिक क्रियाकलाप में बच्चे प्रौढ़ों से सीखा करते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख जाते हैं तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होती है जिसमें वे अधिक सीख सकते हैं, जबकि बच्चों को अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करना सामूहिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निर्धारित मापी, दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि समूह कार्य, एक ग्रुप में बच्चे कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए। यहाँ पे सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि निर्धारण मापनियों, इसमें क्या होगा? बच्चों का उतना ही हम टेस्ट कर पाएंगे जितना कि हमारे पास वो निर्धारण किया जाएगा। कागज पेंसिल परीक्षण में बच्चों को हम सॉर्ट कर देते हैं और मौखिक क्वेश्चन में हम कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं, तो यहाँ पे दत्त कार्य होगा। हम ऐसे काम को दे बच्चों को जिसे वो कर पाए और उसके अकॉर्डिंग हम उसका इवैल्यूएशन कर पाए कि हाँ इसने वो कौशल हासिल कर पाया है या नहीं कर पाया है। अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन बॉक्स पे जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कार्यों का दबाव नगण्य होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे उसके सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए, इनमें कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। लेकिन ये सब तो निगेटिव आ रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन हमारा बी ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव है। कुछ सब्जियां फल होती है, ऑब्वियसली फल होती है।
देखते क्या आंसर दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से कुछ सब्जियां फल होती है। यह कथन वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फल को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। इन वनस्पति फलों में कुष्मांड जैसे स्क्वैश, कद्दू और खीरा, टमाटर, मटर, सेब, बैगन इत्यादि। फल एक परिपक्व अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक नया बीज, एक अधिक बीजांड होता है। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं देते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं का कह रहा है, तो प्रयोग क्या प्रयोग करेंगे बच्चे अगर पूछते हैं तो चर्चा करेंगे, बिल्कुल सही। वो क्वेश्चन करेंगे अपने आसपास के बड़े लोगों से और अभिव्यक्ति है उनकी जानने की, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वो प्रयोग नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करना, वो पेड़ को जाकर तो नहीं देखेंगे उस ईस्वी में, और वो पेड़ कहीं है तो वो खुद से उसको देख नहीं पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बच्चे क्या नहीं करेंगे, तो प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बारे में वो कैसे जानकारी लेंगे, तो लोगों से पूछ करके, अपने आसपास के लोगों से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। यहाँ पे इसका थोड़ा डिटेल दे रखा था, जो मैंने पूछा कि आप आकलन नहीं कर सकते, पौधों के बारे में पूछा गया, वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो बच्चों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है और एक नहीं करता है, तो उसे छांटना है हमें। निगेटिव कीवर्ड के साथ निगेटिव आंसर को भी निकालना होता है। बच्चे को पुनश्चक्रण, प्रयोग विधि, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझा देना, बिल्कुल सही। बच्चे उसका यूटिलाइज कर पाएंगे, रिसाइकिल कर पाएंगे किसी भी वेस्टेज पदार्थ को। दूसरा देखते हैं, क्या कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, इससे प्रोत्साहित होते हैं और काम करने के बारे में सोचते हैं। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम बच्चों से रिसाइकिल का काम करवा रहे, ना कि क्लास में बच्चों से कंपेयर करें। तो ऑप्शन डी करेक्ट, सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन ये रॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नहीं से निगेटिव मिल गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा देखते हैं, बच्चों में नव सृजनशीलता का विकास करना, बिल्कुल। जब बच्चे कुछ नया चीज बनाते हैं, पुराने टूटे फूटे चीज, तो उनमें देखेंगे अलग तरह की चार्मिंग होती है। वो लगता है कि हमने कुछ सीखा, हमने कुछ वेस्ट पदार्थ से कुछ बनाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। मैंने योजना का अनुसरण कितनी अच्छा किया है, कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियां क्या थी। मुझे सचमुच कठिन लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के प्रकार के उत्तरों से होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, ऐसा ये सारे क्वेश्चन कब किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षक का स्व आकलन, शिक्षक क्यों करेगा ऐसा आकलन। देखिए यहाँ पे समझना, ये 4 क्वेश्चन अगर आप खुद से पूछोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। नहीं, क्रियाकलाप किसी टीचर के द्वारा किसी बच्चे को दिया जाता है और बच्चे इसे करते हैं, तो यहाँ पे शिक्षक का कार्य नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बच्चों और शिक्षक दोनों का स्व आकलन। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। शिक्षक योजना देते हैं, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन बी भी आई थिंक गलत हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए नहीं है। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, नहीं, शिक्षक क्यों पूछेंगे मैंने क्रियाकलाप की योजना बनाई, मेरी शक्तियां क्या थी, वो तो टीचर है। यहाँ पे ये आंसर, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी। कैसे, बच्चों का स्व आकलन। बच्चों को हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं, जैसे तुम्हारा ईवीएस का कोई ट्री से प्रोजेक्ट है, ठीक है, तुम उसे करके लाना, जैसे ट्री से रिलेटेड है तुम्हारा, वो तुम्हें करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, छोटे प्लांट बड़े प्लांट में। तो वो सोचिए कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, जिससे हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस आगे का प्रोग्राम हो सके। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, जिसके भांति हम काम को और अच्छा कर पाए। मेरी शक्तियां क्या थी, मैंने अपना एफर्ट कितना लगाया, क्या मुझे सचमुच कठिन लगा ये चीज करने में। तो क्या है, बच्चों का स्व आकलन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, रुखी और बच्चों को समझना कठिन नहीं होना चाहिए। परिभाषा पर बल बिल्कुल नहीं देना। तकनीक और औपचारिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को प्रतिदिन की भाषा समृद्ध होनी चाहिए, ऐसी भाषा का हम उपयोग करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देते हैं और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। सृजनात्मकता का विकास करना। देखते हुए चलेंगे, ये बिल्कुल सही है। जो चीज नहीं होने के बाद बच्चे अगर कोशिश करते तो सृजनशील बालक है, इसको टिक करते, ये सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेयरिंग भी आंसर है। अवलोकन करना, बिल्कुल, अगर बच्चा अवलोकन नहीं करेगा तो वो चीज सोच नहीं पाएगा कि कैसे ये चीज हुआ नहीं हुआ। वर्गीकरण और कौशल का विकास करना,
अगर वो छांटते हैं कि हाँ ये गेंडा है, ये व्हेल मछली है या ये स्टार फिश है, तो क्या करें, वर्गीकृत करें, उसके बाद उसमें करेंगे डाटा संग्रह का विकास। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी ये रॉन्ग आंसर यहाँ से निकल के आया। अब हमारा 3 ऑप्शन किसमें देखते, ए बी सी, बी सी डी, डी मेरा कटा हो तो ये भी कट गया, ए बी डी ये भी कट गया, और क्या ए सी डी ये भी कट गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर ए बी सी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि हमारा ए बी सी तीनों डाटा यहाँ पे कलेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चनों किया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को और लेकर आऊंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो कम से कम 15 क्वेश्चन में आप लोग इसमें 13 नंबर स्कोर करना किसी भी हालत में। और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि जिस क्वेश्चन में डाउट है मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों।